So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। इसको हम डायरेक्टली बताएं तो ये वो नंबर्स होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम आगे। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर कौन होते थे? रेशनल नंबर। तो ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर जो भी नंबर नहीं होते हैं और जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होते हैं, ये तीनों ही कंडीशन पहले थी रेशनल नंबर की, अभी भी रेशनल नंबर की तो है, बट ये इरेशनल नंबर की नहीं है। इरेशनल नंबर में ये कंडीशन है कि ये तीनों चीज़ें नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो चाहिए, लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तो वो इरेशनल नंबर बोलेंगे हम उनको, और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। अब इनके एग्जाम्पल देख लो, √3, √2, √5, √15, पाई, 0.10110111011110। अब ऐसे ही ये चलता जाएगा कि अब जैसे यहाँ पे 4 1 आए थे फिर 0 आया, तो अब आ जाएंगे 5 1 फिर 0 आ जाएंगे, फिर 6 1 फिर 0 आ जाएगा। कोई मतलब तुक नहीं बन रहा, कोई भी इसकी वो फॉर्म नहीं बन रही है कि सेम ही चीज़ रिपीट हो रही हो। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था पाइथागोरियंस ने। अभी पाइथागोरियंस थे कौन? जैसे कि आपके जो पाइथागोरस है, फेमस मैथमेटिशियन है, वो उनके फॉलोअर थे पाइथागोरियन, तो उन्होंने इरेशनल नंबर को डिस्कवर किया। उन्होंने फिर उसके बाद में पहले तो इतने ही किए, उसके बाद में उन्होंने सब बताए कि जैसे कि √5, √7 आपका, √11, ये भी आपका √12, √13, √14, √15, ये सभी आपके इरेशनल नंबर है। यहाँ तक कि √17 भी इरेशनल नंबर है, √19 भी आपका इरेशनल नंबर है। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं आपके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे एक नई डेफिनेशन देखते हैं हम, एक नया कलेक्शन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम दोनों को मिला दे, एक कलेक्शन बनाए उनका कि जिसके अंदर रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी हो सारे, तो उस कलेक्शन को अब हम बोलेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब जैसे हम पहले बोलते थे कि रियल इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और फ्रैक्शन है, इन सबको मिला के क्या बनते हैं? रेशनल नंबर बनते हैं। तो वैसे ही अब अगर रेशनल को और इरेशनल को मिलाओगे तो रियल नंबर्स बनेंगे, और जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल आर से। अब हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर या तो रेशनल नंबर हो सकते हैं या इरेशनल नंबर, वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे कि इनका, क्योंकि ये दोनों ग्रुप है तो दोनों ग्रुप के अंदर रेशनल भी है और इरेशनल भी है। जैसे हम रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर को हम रेशनल भी बोल सकते हैं, हम नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, हम इंटीजर को रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे रेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम रियल नंबर पढ़ने के बाद उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट बोला है यहाँ पे, यूनिक पॉइंट सेंस कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना, वो आपकी जो भी नंबर लाइन है, आगे ये भी पढ़ सकते हैं कि यूनिक पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, जो भी आपकी पूरी नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी मतलब रियल नंबर है उनका एक यूनिक पॉइंट है। अगर मैं कोई भी एक रेशनल नंबर बोलूँ या इरेशनल नंबर बोलूँ तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसका कोई एक यूनिक पॉइंट है, उसका एक यूनिक पॉइंट है। और वैसे ही इसके अंदर एक चीज़ और बोलिए कि ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं कहीं पे भी एक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, कहीं पे भी लगा दिया मैंने इस नंबर लाइन को और एक्सटेंड करके यहाँ लगा दिया है पॉइंट, तो रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, वो भी एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पॉइंट का रियल नंबर एक अलग होगा, वो यूनिक होगा बिल्कुल। इस पॉइंट का एक यूनिक रियल नंबर होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ये सारे यूनिक है, ये बिल्कुल अलग है। अब इसलिए ही हम जो नंबर लाइन होती है उसको हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं, द रियल नंबर लाइन। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। हमने पहले रिलेशन देखे थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर में। वैसे ही अब हम देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के अंदर रिलेशन। देखते हैं कि रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर हो जाते हैं।
जैसे कि वो नेगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर p/q की फॉर्म के अंदर हो जाने चाहिए। और वैसे ही इरेशनल नंबर होते हैं आपके, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15। तो ये सारे p/q की फॉर्म के अंदर कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए ये सारे आपके इरेशनल नंबर है। और ऐसे ही बहुत सारे इरेशनल नंबर है, √17 भी आपका इरेशनल नंबर है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालना हम आपको फर्दर क्लास के अंदर बताएंगे। अभी आप यही ध्यान रखो कि इनको हम p/q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे आपके इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। अब रियल नंबर बनेगा, अब हम देख लेते हैं इनके अंदर रिलेशन क्या था। रिलेशन ये था कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये सेंटेंस सही है। सही कैसे है, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी छोटा वाला है ना वो बड़ा हो सकता है। रेशनल नंबर को हम, जितने भी रेशनल नंबर है उन सबको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। वैसे ही हम, अगर मैं ये बोलूँ कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है कि कोई भी ये बड़ा वाला है, अब ये बड़ा वाला है इस छोटे के अंदर पूरा हो नहीं सकता ये सेट। इसके अंदर तो ये आधे ही नंबर है जो p/q की फॉर्म के अंदर आते हैं, बाकी जो ये नॉट p/q वाले फॉर्म है, जो p/q की फॉर्म के अंदर नहीं हो सकते रिप्रेजेंट, वो थोड़ी है, लेकिन वो तो इसके अंदर आएंगे, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। तो ये आपके रिलेशन है। ऐसे ही इरेशनल नंबर के साथ है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। बट अगर यही कोई बोले कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इनके बीच में यही रिलेशन है कि कौन सा किसके लिए बन सकता है, कौन किसके अंदर आ सकता है। जैसे कि रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आ सकता है, इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आ सकता है, बट रियल नंबर कभी भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बड़ा है। तो आपको तो ये इतना याद रखना है, ये छोटे हैं तो छोटे कभी भी बड़े के अंदर नहीं आ सकते हैं। सॉरी, बड़ा है वो कभी भी छोटे के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन छोटा है वो बड़े के अंदर आ सकता है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया हो तो ये नोट डाउन कर लिए, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कि आपको हेडिंग भी दिख रखी होगी कि हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको लगा रहा होगा यहाँ पे सम ऑफ दी क्यों है, ऑल क्यों नहीं है। कि सम ऑफ दी इसलिए है कि जो भी कंप्लीट नंबर्स के हैं, जो स्मॉल नंबर्स है अभी मैं उनकी बता रहा हूँ, बाकी आपको जो भी बड़े बड़े नंबर्स की है वो फर्दर एक्सरसाइज के अंदर बताई जाएगी। अभी के लिए आप जैसे कि √3, √2, √5, √6, √7 इतने तक की ही आप सीखिए पहले। अब हम इनको सीखेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लेंगे हम और सीख भी लेंगे कि इसका तरीका, इसका प्रोसेस होता क्या है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन के ऊपर √2 को लोकेट करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सीधी नंबर लाइन खींच लेनी है, उसके बाद में एक कोई सा भी सेंटर पॉइंट लेना है जिसको आपको बोलना है O। अब जैसे कि आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको ये करना है कि आपको अपनी स्केल लेनी है और स्केल से एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर पॉइंट कर देना है। अब जैसे कि 1 सेंटीमीटर आपकी कॉपी के अंदर छोटा होगा, लेकिन बोर्ड के अंदर मैं बड़ा करने के लिए ये पूरे एक 15 सेंटीमीटर की स्केल से ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इसको मान लेते हैं हम कि ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 यूनिट बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 यूनिट। फर्स्टली हमें क्या करना है, 1 यूनिट को कर लेना है पॉइंट करते के साथ इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम A। एक से अब क्या करना है हमें कि A पॉइंट से हमें अब एक परपेंडिकुलर खींचना है, सीधा परपेंडिकुलर कैसे खींचोगे। अब आप D से भी खींच सकते हो खींचने को, लेकिन अगर आप कंपास से खींचोगे तो बढ़िया रहेगा। अब कंपास से करना कैसे है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको कंपास लेना है, अब कंपास को क्या करना है आपको, अभी मेरे पास इतना बड़ा कंपास नहीं है जो कि मैं बोर्ड पे आपको बता सकूँ, इनमें एक बार एक एवरेज आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे A पॉइंट पे आपको जो उसका एक पॉइंट लेना है और जो पेंसिल वाला पॉइंट होगा उसको हाफ से ज़्यादा खोलना है। इस हाफ से ज़्यादा खोलते के साथ एक आपको लाइन यहाँ खींचनी है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ करना है, ठीक है। और इतना ही जितना आपने यहाँ किया है उतना ही इस साइड करोगे आप, उस साइड इतना कर दिया आपने, तो ये भी आपने इतना ही पॉइंट कर दिया, जहाँ पे आपने ये कर दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इतना लिया है, अब यहाँ पे क्या करना है इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से लेना है आपको, इस पॉइंट से आपको यहाँ खींचना है, यहाँ खींचना है क्योंकि हमें सीधा लेना है परपेंडिकुलर, तो इस साइड में लेना है। तो हम इतना लेंथ, अब जरूर नहीं है ये सेम लेंथ ही लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लेंथ यूज़ करेंगे वही इस साइड यूज़ करेंगे। तो हमने लेंथ बढ़ा ली इतनी, तो हमने माना कि एक तो यहाँ से आया और एक यहाँ से हमने खींचा तो ये आया, तो ये आ गया मेरा
परपेंडिकुलर का पॉइंट, परपेंडिकुलर का पॉइंट जैसे कि मैं सीध में एक बार एक एवरेज देख लेता हूँ कि यहाँ पे बनेगा ये लगभग लगभग, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना मेरा। अब इसको मैं सीधा स्केल से खींच लूँगा तो ये बनेगा कुछ ऐसा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, ये तो हमने परपेंडिकुलर बना दिया। अब इसके अंदर हमें 1 यूनिट का या मतलब 1 सेंटीमीटर का आपके स्केल से आपको खींचना है, तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर मेरा बिल्कुल फिक्स आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट को और ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि आपको इतना ही ये ऊपर ही लेना पड़ेगा। ऊपर लोगे तो मतलब ये जो ये खोलोगे ना आप, ये और एक्स्ट्रा खोल लेना जिससे ये बहुत ऊपर तक जाए, ऊपर तक जाएगा। और यहाँ पे मेरा ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 यूनिट कह सकते हो। तो ये भी 1 यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं, और इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं बी से। तो ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि हम सब पाइथागोरस तो पढ़ा ही होगा आपने, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल से कैसे करते हैं पाइथागोरस वो देख लेते हैं कि पाइथागोरस के अंदर क्या बोलते हैं कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक होती है हाइपोटेनस। अब बेस या परपेंडिकुलर कुछ पक्का नहीं होता कि किसको हम बेस कहते हैं किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, वो एंगल के हिसाब से होते हैं। वो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे फर्दर क्लासेस के अंदर तो उसके अंदर सीखोगे। लेकिन हम एक बार नीचे के लिए मान लेते हैं कि नीचे वाला बेस है, ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है, और जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और यहाँ पे मान लेते हैं ये 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पे आपकी √2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 1 यूनिट और यहाँ पे क्या है 1 यूनिट, तो ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये क्या है यहाँ पे बेस। अब इसको अब इस फॉर्मूले में निकालते हैं और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर 1 का यहाँ पे लेंगे हम स्क्वायर, उसके बाद में हम प्लस करेंगे बेस, तो बेस भी 1 है तो 1 का यहाँ पे लेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2, और ये आया आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमें तो ओनली हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, जैसे अगर स्क्वायर को आप उधर लोगे रूट बन जाएगा ये, तो जैसे हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √2। अब √2 कैसे आती है वो हम फर्दर बताएंगे इसको, कि स्क्वायर का भी कैसे क्या झमेला होता है उसको हम एक प्रॉपर अलग से वीडियो के अंदर बताएंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कि जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो वैसे ही रूट लग जाता है, तो हमने यहाँ पे ये रूट लगा दिया और √2 बन गया ये, और हमें चाहिए भी क्वेश्चन के अंदर √2 ही है। अब √2 चाहिए तो अब हम इसको सीधा खींच देंगे, तो ये आपका बन गया √2 यूनिट्स, और हमें यही रिप्रेजेंट करनी थी ना। हमें लग रहा होगा कि यहाँ तक खत्म हो गया, कर ली रिप्रेजेंट, बट हमें तो नंबर लाइन के ऊपर करनी थी। ये तो परपेंडिकुलर करके फिर ये तो ऊपर की साइड में हो गई, हमें तो इस नंबर लाइन पे करनी थी। तो इस नंबर लाइन पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंपास लेना और इस पॉइंट पे रखना है कि ये वाली लाइन आपकी √2 है ना, तो √2 को आपको कैलकुलेट करना है, उससे कंपास से करना है लोकेट। अब यहाँ से हम करेंगे इतना कंपास लेके और उसी को नंबर लाइन के ऊपर कर दो, तो नंबर लाइन के ऊपर कुछ यहाँ तक आया तो ये आपका बन जाएगा √2 यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर। तो आपको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो √2 और इसको कोई सा भी पॉइंट दे सकते हो, इसको दे दो C। तो यहाँ पे OC है वो आपका, वो OC इज इक्वल टू में √2 बन चुका है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे √3 के अंदर कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लिए, और किसी को ये नहीं समझ में आया हो तो बैक करके एक बार वापस चेक कर लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। वहाँ पे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 था। तो अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है। वो एग्जाम्पल है क्या, लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन। हम सीख चुके हैं कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो आपके लिए एक ट्विस्ट ये है कि आपको √3 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले √2 को वापस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो आपने लास्ट एग्जाम्पल में किया था वही आपको वापस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक क्विक रिवीजन के लिए रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और √2 को हम रिप्रेजेंट भी कर लेंगे √3 रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें एक लाइन खींचनी थी। लाइन खींचने के बाद एक पॉइंट लिया हमने, जो कि मान लो O है। O पॉइंट मानते के साथ उसके बाद में 1 यूनिट लेंथ लेनी थी, जो कि मैंने मेरे स्केल से ली थी डायरेक्टली। तो इस पूरी स्केल को 15 सेंटीमीटर की स्केल को हमने 1 यूनिट मान लिया। जैसे आपके अगर आप कॉपी में करोगे तो 1 यूनिट आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया 1 यूनिट। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने A मान लिया। A मानते के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट स्लाइड के अंदर भी बता दिया था एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये लाइन हमने खींच ली, ये सीधी यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे अब लेते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट आती है यहाँ पे,
तो ये हो गई अब 1 यूनिट यहाँ पे भी, जिसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये पॉइंट बी हो गया। अब बी पॉइंट होते के साथ ये आपकी लाइन बन गई थी √2 की। अब ये 1 यूनिट हो गई, तो ये हो गई आपकी √2 यूनिट। और अब हमें नया क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें लोकेट करना है √3 को। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वापस यूज लेंगे हमारा पाइथागोरस का थ्योरम। एक बार वापस हम पढ़ लेते हैं। क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने ट्राइंगल बनाया था, यहाँ पे हमने नीचे वाला ये बेस माना था, ये वाला परपेंडिकुलर माना था। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस आपका, और ये हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री मैंने बता ही दिया। तो अब ये वाला आपका ट्राइंगल बन गया 1 यूनिट और √2 यूनिट का। तो यहाँ पे तो आपकी हाइपोटेनस थी √2। अब हमें एक और ट्राइंगल बनाना है जिसके अंदर अब √3 निकल के आया हमारा, क्योंकि हमें √3 को लोकेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस पॉइंट से हम 1 यूनिट लेंथ लेंगे। अब 1 यूनिट लेंथ लेने के लिए वापस परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम कर देते हैं एक्सटेंड, इस लाइन को हमने कर दिया ये एक्सटेंड करते के साथ आपको परपेंडिकुलर बनाना मैंने सिखाई दिया। तो अब परपेंडिकुलर बना देना आप कंपास से या आपके डिवाइडर से। तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब इस परपेंडिकुलर को आप एवरेज ये ले लो कि ये बन गया आपका 1 यूनिट, और ये आगे ऐसे ही चलता गया। अब हमें तो 1 यूनिट लेना था, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स पॉइंट। अब यहाँ से ये स्ट्रेट लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, ये होगा आपका √3। अब √3 कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये bx है, तो ये भी आपका 1 यूनिट है। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपोटेनस निकालने से। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये हम मान लेते हैं बेस है, ये है परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, √2। तो यहाँ पे करेंगे हम √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर। अब आपको मैं सिखा देता हूँ कि √2 है। अभी रूट वालों के स्क्वायर वगैरह कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि जो रूट होता है ना, अरे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, नंबर n है, तो n नंबर है, तो उसको अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है यहाँ पे n की पावर 1/2 होता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे आप √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2 इसकी पावर है ही, और उसके ऊपर से 2 और पावर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि n की पावर 1/2 और उसकी पावर 2, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो इसके ये यहाँ पे क्या होगा कि अब 1/2 से 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो वो यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा n बचते के साथ इसका मतलब कह सकते हैं कि √n का स्क्वायर n हो जाएगा। तो वैसे ही आपका √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 बच जाएगा, 2 हो गया। 1 का स्क्वायर आपका होगा 1, तो 2 और +1 ये आपका हो जाएगा 3, तो ये निकल गया 3, जो कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस के लिए h यहाँ पे स्क्वायर उधर करेंगे शिफ्ट, तो ये आएगा आपका √3। अब h = √3, हाइपोटेनस आपका √3 आ गया, हमें √3 निकालना था। तो वापस यहाँ पे लिख देते हैं √3 यूनिट। अब √3 यूनिट लिखते के साथ अब हमें तो क्या करना था कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। तो जैसे हमने √2 को किया था, यहाँ पे यू कंपास लेके ये यहाँ पे कट कर दिया था। तो ये पॉइंट जैसे कि मान लो कि ये आता आपका √2, जिसको हम मान लेते हैं ये है C पॉइंट, ठीक है। अब वैसे अब अगर इसके लिए करना है तो इसके लिए इतना जितना ये है उतना ही कंपास खोलना है, और उसके बाद में उतना ही यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे करोगे तो ये इससे आगे ही बनेगा, इससे आगे बनेगा, तो ये √3 बन गया। इस पॉइंट को मान लो y मानते के साथ ये आपके हो गए कंप्लीट क्या कि OY है, वो है आपका √3। तो आपने √3 को रिप्रेजेंट करना, लोकेट करना सीख लिया है। अब ऐसे ही हम और एक्सरसाइज के अंदर भी करेंगे, और इसके मतलब आप समझ चुके होंगे कि √3 है। √3 निकालने के लिए हमने पहले √2 को किया। अब √2 निकालने के लिए आप बोलोगे हमने √1 को क्यों नहीं किया, √1 को भी किया था। √1 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1 ही। √1 का मतलब 1 ही होता है। अब 1 होता है तो इसका मतलब हमने 1 को तो रिप्रेजेंट करा ही था, सबसे पहले 1 को किया था हमने, 1 को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद में फिर ये 1 यूनिट ली और √2 यूनिट ली। वैसे ही √3 रिप्रेजेंट करने के लिए √2 यूनिट किया और फिर 1 यूनिट ली और √3 निकाला। तो ऐसे ही अगर आपको किसी भी n जिसके ऊपर रूट लग रहा हो, n यहाँ पे आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आप
फर्दर क्लासेस के अंदर सीखोगे कि नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो उसको अगर रूट एन को, अगर यहाँ पे जो एन है जो पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको निकालने के लिए हमेशा आपको सबसे पहले रूट एन माइनस वन करना पड़ेगा। अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप ये बना सकते हो रूट एन, या आपको सबसे पहले रूट एन माइनस वन लोकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रूट एन पे कर सकोगे। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट आपको ये देखने में हार्ड लग रहा होगा कि यहाँ पे तो अभी 2 था पहले वाले एग्जाम्पल में, अब 3 है, अब 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे तो काउंटिंग चलती रहेगी है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उससे पहले एक नंबर होना ही चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो उसके लिए हम, ये तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है जो कि आपको फर्दर एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज शायद तक 1.3 या 1.4 के अंदर सिखाया जाएगा, या उससे भी आगे वाली, तो उसके अंदर मैं आपसे ये सिखाऊंगा। अभी तक के लिए आप इसी मेथड से, आपको जो भी आपके एक्सरसाइज के अंदर एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो आपको करना है। उसके बाद में ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे नेक्स्ट आपकी 1.2।